सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट जो दो वीडियोस आई थी उनके अंदर हम लोगों ने सिलेबस वाली वीडियो के बाद की बात कर रही हूँ मैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो है लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी अभी कंप्लीट कर लिया है लास्ट दो वीडियोस के अंदर। ठीक है। वो वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th 2025-26 के नाम से। वहां से जाके आप उन वीडियोस को जो है देख सकते हो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है। ठीक है। आज की जो वीडियो रहने वाली है इससे हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है यूनिट 1 का, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अभी ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो देखेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हम लोग को कितने लेक्चर्स लगेंगे। बट मैं एक एक पॉइंट डिटेल में कवर करूंगी और मैं ऐसा नहीं है कि भगाऊंगी। ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो। ठीक है। जो नोट्स रहेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है वहां से जाके आप जो नोट्स है उनको जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। सो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ, वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है। नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए, आईसर आईआईटी एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप में से कोई आईसीएआर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके बोर्ड एग्जाम्स यानी जो आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की बात हुई, यानी कि उनको किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया या किया जाता है, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन के प्रोसेसेस किस किस तरीके से इवॉल्व हुए। ठीक है। कौन से पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है। ठीक है। और उन्हीं के अंदर क्यों डाला जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन के प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए और क्यों लाए गए, वो सारी बात हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत थी क्या, वाई, है ना? अब ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन अब पहली बार की गई है। ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है वो अर्लीस्ट टाइम से जो है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से जो है क्लासिफिकेशन की जाती थी ऑर्गेनिजम्स की। अब तब जो है बेसिकली साइंटिफिक क्राइटेरियाज नहीं यूज होते थे। ठीक है। कुछ जनरल क्राइटेरियाज यूज हो जाते थे, जैसे कि यूज क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उस बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। ठीक है। सो बेसिकली बहुत ही जनरल जो चीजें होती थी, ठीक है, उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। अभी क्या हुआ, जैसे 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 हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, या फिर साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, सो बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो धीरे 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 करके उसके अंदर जो है एडवांसमेंट्स आ रही है, उसके अंदर चेंजेस आ रही है और क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बेटर होता जा रहा है। ठीक है। रिवाइज्ड होता जाता है और बेटर होता जाता है। ठीक है। सो बेसिकली वही सारी बात हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में करेंगे। ठीक है। 5 मेजर ग्रुप्स जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, इनकी सबकी बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में तो इसी चैप्टर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिटेल्ड चैप्टर्स जो है वो अगले दो चैप्टर्स आपको इसी यूनिट के अंदर, एक चैप्टर प्लांट किंगडम और एक चैप्टर एनिमल किंगडम के नाम से देखने को मिलेगा। उसके अंदर हम लोग इनको और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर इनका सिर्फ बेसिक ओवरव्यू है। ठीक है। सो एक बार के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। वो सारी बातें होगी। अब हम लोग जो है बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मैंने पीपीटी में लिखा क्या हुआ है। ठीक है। ओके। कलर पर्पल ले लेते हैं। The earliest classification of organisms were not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use। यानी कि इंसान क्या होता है, मतलब ही होता है ना। हम इंसान जो होते हैं वो मतलब ही होते हैं। तो हम लोग क्या करते थे बेसिकली अपने यूज के बेसिस पे, है ना, या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते थे। ठीक है।
बेसिकली जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन आया, या फिर मैं ये बोलूँ कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो आए, उसको देने वाले वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज एरिस्टोटल। ठीक है, ही वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एरिस्टोटल ने बेसिकली क्या किया था, साइंटिफिकली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का प्रोसेस जो है बेसिकली एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट किया था। एंड व्हाट ही यूज्ड वाज, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू श्रब्स, ट्रीज एंड हर्ब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो उन्होंने क्या किया बेसिकली, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं ना, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एनाटॉमिकल फीचर्स या बाकी सब फीचर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन्होंने बेसिक्स जो किया था स्टार्ट, वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। ऑब्वियसली कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कौन सा कैसा स्ट्रक्चर है, या वो कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रहा है। सो बेसिकली उस तरीके से उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को ट्री, श्रब्स और हर्ब्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया था, इनके अंदर डिवाइड कर दिया था, इन तीन कैटेगरीज के अंदर। He also divided animals into two groups, those which has red blood and those which did not. अब animals को उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया, एक ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिजम्स डाले जिनका रेड ब्लड था, और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स दूसरे ग्रुप के अंदर डाले जिनका ब्लड जो था वो रेड नहीं था। ठीक है, सो बेसिकली ये क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था। उसके बाद में आए लिनियस। कौन आए, लिनियस। अब इसको कलर हम लोग चेंज कर, अब लिनियस के टाइम में क्या हुआ, एक टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डेवलप किया गया, जिसके अंदर सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो डाले गए। किंगडम क्या था बेसिकली, प्लांटे एंड एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, दो किंगडम्स जो थे बेसिकली, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस के टाइम में आया। और किंगडम प्लांटे के अंदर सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर सभी एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, चाहे फिर वो आपस में कितने भी सिमिलर थे, कितने भी डिफरेंट थे, बट सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और प्लांट्स आपस में, चाहे फिर वो कोई ट्री था, श्रब था, हर्ब था, आपस में कितने भी डिफरेंट थे, कोई भी टाइप का प्लांट था, वो सबको किंगडम प्लांटी में डाल दी। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. यानी कि ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें किंगडम प्लांट के अंदर सभी प्लांट्स डाल दिए गए और किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स डाल दिए गए, इस सिस्टम के अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को लेके कोई भी बेसिकली डिफरेंशिएट यहाँ पर नहीं किया जा पा रहा था। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में फॉल कर रहे थे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो सेम ग्रुप में फॉल कर रहे थे। फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल क्या है, ग्रीन एल्गा, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल क्या है, फंजाई। ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल है फंजाई। ठीक है, सो ये क्या थी बेसिकली, इसकी लिमिटेशन थी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फिट इनटू आइदर कैटेगरीज। यानी कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या थे, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या कुछ बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो उनको प्लांट्स और एनिमल किंगडम, प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम में डाल पाना, ठीक है, वो जो था ना वो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट था। ये सिस्टम बना देना आसान था कि एक किंगडम प्लांटे बना दो, एक एनिमेलिया बना दो, बट ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा। अभी अगर हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि वो कर दिया उन्होंने, बट उसकी लिमिटेशंस क्या थी वो सब चीजें नहीं देखी गई। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि वो साइंटिस्ट ने उस तरीके से उसकी शुरुआत की, तभी आज जो है बेसिकली एडवांसमेंट्स वहां पर आ पा रही। ठीक है, hence the two kingdom classification system which was used for a long time, which was found at the in the okay. Okay, now besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics such as cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, and evolutionary relationships, etc. यानी कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसीडर किया जाए क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर, ऐसा सोचा गया। एंड उसी के बेसिस के ऊपर या वही चीजों को कंसीडर करते हुए न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व। ठीक है, सो बेसिकली कैरेक्टर्स कौन कौन से इंक्लूड होने चाहिए,
cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction and evolutionary relationships. ठीक है. Therefore, the classification system for the living organisms have undergo several changes over time. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. बहुत ही बेसिक बेसिक बात है. देखो, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर रहने वाला है, ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. ठीक है. अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. ठीक है. वही सारी बात हम लोग कर भी लेंगे. ठीक है. नाउ कम्स आर एच विटेकर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर एच विटेकर जो थे, इन्होंने 19 कलर चेंज कर लेते हैं. ओके. इन्होंने 1969 में क्या किया? ही प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आर एच विटेकर ने 1969 में ही प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है. और उसके अंदर किंगडम्स कौन कौन से थे? किंगडम समझो कौन कौन से थे. द किंगडम्स डिफाइंड वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है. ओके. Okay. The main criteria for classification used by him includes cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. यानी कि जो पीछे क्राइटेरिया हम लोगों ने लिखे थे कि भाई ये वाले क्राइटेरियाज भी इन्वॉल्व होने चाहिए, इंक्लूड किए जाने चाहिए, वो सारे क्राइटेरियाज इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड थे. The three domain system has also been proposed. This is also very important. देखो इसको समझो. The three domain system जो था basically has also been proposed that divides the kingdom in Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a six kingdom classification. यानी जो थ्री डोमेन सिस्टम था वो क्या था बेसिकली? उसने क्या किया? किंगडम मोनेरा को दो डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया. ठीक है. यानी कि मोनेरा जो किंगडम था उसके आगे दो डोमेन्स बन गए. ठीक है. दो डोमेन्स बन गए. ठीक है. तो यानी कि जो रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स थे वो सारे कहाँ पे चले गए? थर्ड डोमेन के अंदर चले गए. ठीक है. यानी कि अब मोनेरा के अंदर क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे कि उसके अंदर प्रोकैरियोट्स होते हैं. ठीक है. तो जो रिमेनिंग यूकैरियोटिक, अब पीके का मतलब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है. तो जितने भी रिमेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको थर्ड डोमेन में डाल दिया गया. देयरफॉर यहाँ पर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. ठीक है. Now, earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms under plants. Okay. अब इसको ना देखो ध्यान से ना समझो, या इसको हम हाईलाइट कर देते हैं. जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर क्या किया गया? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये कहाँ पर थे? प्लांट्स के अंदर थे. किंगडम प्लांटे के अंदर थे. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed in other characteristics. अब ये जो ग्रुप्स थे सारे, इनके बाकी सारे कैरेक्टर्स या काफी सारे कैरेक्टर्स जो थे वो एक दूसरे से डिफर करते थे. बट एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या किया गया? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन सब को किंगडम प्लांटे के अंदर डाला गया. और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या था? वो कैरेक्टरिस्टिक था कि इन सभी के सेल्स के अंदर सेल वॉल जो थी वो प्रेजेंट थी. ठीक है. सो सिर्फ इस एक कैरेक्टर के बेसिस पे बाकी सभी कैरेक्टर्स को नेग्लेक्ट करते हुए उन सबको एक किंगडम प्लांटे के अंदर डाल दिया गया. अब इसी की वजह से क्या हुआ? इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी और द साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक. ठीक है. यानी कि अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थी, ठीक है, उनको जो है बेसिकली और ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है, साथ में डाल दिया गया कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप्स के साथ में जो यूकैरियोट्स थे. ठीक है. और क्या हुआ इसकी वजह से? इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गा. ठीक है. यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी बेसिकली क्या कर दिया गया? एक साथ ग्रुप कर दिया गया. और क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा जो थे उनको एल्गी के ग्रुप के अंदर बेसिकली डाल दिया. ठीक है. एल्गी के तरीके से उनको क्लासिफाई कर दिया गया. This classification did not differentiate it between the heterotrophic group. अच्छा इसको हाईलाइट कर देते हैं ना. This classification did not differentiate it between the heterotrophic group fungi
the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their cell wall composition. ठीक है, यानी कि जो फंजाई होते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स होती है, जो फंजाई और ग्रीन प्लांट्स होती है, इनकी जो है बेसिकली सेल वॉल कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। डिस्पाइट दैट उनको डिफरेंशिएटेड नहीं किया गया। फंजाई जो है दीज आर हेट्रोट्रॉफिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, सो बेसिकली इनकी जो सेल वॉल कंपोजिशन थी वो भी डिफरेंट थी, बट वो चीज को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नेग्लेक्ट किया गया। अब जो फंजाई थी उनकी जो सेल वॉल थी दैट वाज मेड अप ऑफ काइटिन, और जो ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल थी दैट वाज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होती है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल, और फंजाई के अंदर काइटिन जो है वो प्रेजेंट था उनकी वॉल्स के अंदर। ठीक है, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi। अब जब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया गया तो वहां पर क्या हुआ, बेसिकली फंजाई के लिए एक डिफरेंट किंगडम बनाया गया जिसका नाम दिया गया किंगडम फंजाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, देखो बेसिक बेसिक ना किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हो रहा है वो सारी बातें अभी तक हम लोग करें। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। ओके, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आएंगे मोनेरा के अंदर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, नाउ किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला which was earlier placed in algae within plants and both having cell wall with paramecium and amoeba। ठीक है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा की वजह से क्या हुआ, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो थे वो पैरामीशियम और अमीबा के साथ एक ही ग्रुप के अंदर आ गया। जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है दे वर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स। ठीक है, और दोनों के पास में क्या होता है, सेल वॉल्स होती है। और पैरामीशियम अमीबा जिनके साथ आए उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली पैरामीशियम और अमीबा जो थे वो पहले कहाँ थे, एनिमल किंगडम में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बेसिकली सेल वॉल लैक करते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया गया, बेसिकली वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो अर्लियर टाइम पे क्या थे, प्लांट्स के अंदर इंक्लूडेड थे और उनके अंदर सेल वॉल थी, उनको उन ऑर्गेनिजम्स के साथ में प्लेस किया गया जो एनिमल्स के अंदर इंक्लूडेड थे और जिनके पास में सेल वॉल जो थी वो एब्सेंट थी। ठीक है, over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic। अब phylogenetic क्या होता है, that is based on evolutionary relationships। ठीक है, देखो वैसे phylogenetic relationships क्या होता है इसकी बात हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर भी की थी। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि हम कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। ठीक है, लेट से हम किसी ऑर्गेनिज्म एक्स को स्टडी करें। ठीक है, हम किसी ऑर्गेनिज्म एक्स को स्टडी करें, तो जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं, हम इसके जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करते हैं, यानी कि इसका बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ में, ठीक है, बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ में या बाकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ में इसका जो है बेसिकली किस तरीके से जो है रिलेशनशिप है, या किस तरीके से वो क्या है बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ में रिलेटेड है। ठीक है, सो जब वो सब चीजें हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जब हम लोग बेसिकली इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी जब हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, यानी कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ये इवॉल्व हुए। ठीक है, या वहां पर क्या क्या बेसिकली जो है चीजें इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो वो सारी जो होती है बेसिकली दैट इज अबाउट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो ये ना एक टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर विच इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। अब देखें इनको कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर लिए हुए हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं जो आर एच विटेकर ने प्रपोज किए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था,
RH विटेकर ने दिया था, है ना? कब दिया था? 1969। ठीक है। मोनेरा की अगर बात की जाए तो सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक। ठीक है, देखो जो मोनेरा होता है ना, इसी के अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट्स मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी सब जो ग्रुप्स है वो क्या होंगे? बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स वहां पर होंगे। सेल वॉल जो होगी मोनेरा की, जो होगी दैट इज नॉन सेल्यूलोसिक। ठीक है, यानी वहां पर सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होगा। पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की जो सेल वॉल है वो बनी होगी मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा में सम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो नहीं प्रेजेंट होगी, बाकी सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोनेरा के अंदर सेल्यूलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेल्यूलर। ठीक है। फंजाई मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू। ठीक है। प्लांट्स के अंदर टिश्यू और ऑर्गन बेस्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और एनिमल्स के अंदर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो अब मोनेरा के अंदर बेसिकली क्या है? प्रोकैरियोट्स है ना? मोनेरा के अंदर क्या है? प्रोकैरियोट्स है। अब इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, जो कि कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। अब हेट्रोट्रॉफिक में सेप्टोफिटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। अब आई होप इनके बेसिक्स एटलीस्ट आपको पता हो, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के आ चुके हो, या अभी आप लोग जो है बेसिकली आगे जो है इसको पढ़ोगे। बेसिक बेसिक चीजें आप लोग को जो है वो पता होती है इसके बारे में। ठीक है। ओके, आई जस्ट कंफ्यूज यू विद क्लास 12। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी सारी पढ़ेंगे, बट इनके बेसिक बेसिक मतलब आप लोगों को पता होंगे। ठीक है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, बाकी आगे हम लोग जो है इनको डिटेल में भी कवर करेंगे। ठीक है। प्रोटिस्टा हैज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड होगा। फंजाई जो है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली प्लांट्स शो करते हैं। एंड एनिमल्स के अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है, जिसके अंदर मेनली होलोजोइक या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सो बेसिकली जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, किस किस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ। ठीक है। और 5 किंगडम्स जो है उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। ठीक है। कौन से पर्टिकुलर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, काफी बेसिक लेक्चर था। मैंने इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारी बातें एक ही लेक्चर के अंदर जो है मैं डिस्कस कर लूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसके अंदर हम लोग किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो है किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग डिटेल के अंदर कवर करेंगे। किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारी बातें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर यूजफुल लगा हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो। नोट्स जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाकी जितने भी अपडेट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो रहेंगे आने वाले दिनों में, वो सारे आपको वहीं पे मिलेंगे। बाकी शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं क्लास 11 का सारा सिलेबस आपको कराऊंगी। नीट और बाकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके गाइडेंस वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। जो भी टॉपिक पे आप वीडियो कहोगे, ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट होता है, या करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो वो सारी वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है। सो प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी विल मीट यू with the next topic of this chapter. Till then, keep learning.